हेलो एवरीवन, मैं वरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? फिजिक्स देख रहे हैं। टेंथ का फिजिक्स देख रहे हैं हम लोग। टेंथ के साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे हैं? पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं परावर्तन का न्यूमेरिकल। उसके पिछले वीडियो में परावर्तन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट पिछले वीडियो में क्या देख लिया हम लोग? जितना भी न्यूमेरिकल था आपको उदाहरण में दिया हुआ है, उस सारा न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लिए हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो से क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इंग्लिश टर्म भी याद रखें, क्योंकि आप 11th 12th में भी इंग्लिश में लीजिएगा तो आपको बहुत वहाँ पे हेल्प मिलेगा। ये सारी चीजें कहाँ 11th 12th में भी पढ़ना है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है जो समझाने के लिए आपको आसान भाषा में दिया हुआ है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे वायु से पानी या कांच में जाती है तो अपनी गति बदलने के कारण मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब लाइट जो है, लाइट का स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होता है। मीडियम मतलब क्या हो गया? एक तो वैक्यूम में निर्यात होता है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सन से जो लाइट आता है कुछ तो मीडियम है नहीं, वैक्यूम होता है, निर्यात होता है, फिर वो हवा में घुसता है, फिर धरती तक पहुंचता है। तो मीडियम क्या हो गया? हवा हो गया। फिर क्या पानी में देखते हैं, पानी में प्रकाश निकलता है। देखिएगा, कांच से भी होकर प्रकाश आर पार कर जाता है, ट्रांसपेरेंट ना हो तो, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो तो। अब ध्यान दीजिएगा, कांच को हम एक साइड से पेंट कर देते हैं तो क्या होता है? वहां पे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट रहता है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है। इसीलिए जब प्रकाश आर पार निकल जाए किसी पारदर्शी माध्यम से तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से प्रकाश ट्रेवल करके दूसरे माध्यम माध्यम में घुसती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, यानी स्पीड बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश का ट्रेवल करने के लिए, प्रकाश का किरण जिस दिशा में ट्रेवल कर रही है उसका दिशा भी चेंज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए, मुड़ जाती है यानी उसका दिशा बदल जाती है और उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो इससे होता क्या है? ऐसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ क्या है? एक ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, इसमें एक पेंसिल रख दिए हैं। क्या है ये? पेंसिल है। जो पानी का सतह है, यहाँ पे देखिए क्या है? पानी का सतह है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे सतह है, आधा उसका जो पेंसिल है पानी में डूबा हुआ है, आधा पेंसिल ऊपर है। वहां से क्या है? टेढ़ा दिखाई दे रहा है पेंसिल। क्या दिखाई दे रहा है? टेढ़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या पेंसिल सच में टेढ़ा है? तो बिल्कुल नहीं। जो हमारे आंखों से हमेशा दिखाई देता है वो हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी हमारी आंखें गलती भी करती है, क्योंकि हम उसी चीज को देख पाते हैं जो हमको लाइट दिखाना चाहता है। ठीक है? जैसे किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्शन के कारण मेरे आंखों में पहुंचता है। ठीक है? तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जैसे पेंसिल टेढ़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में पेंसिल टेढ़ा नहीं है लेकिन दिखाई तो दे रहा है। यहीं पे आता है साइंस का जरूरी, यानी फैक्ट्स का जरूरी, कि आप इसका रीजन जाने। तो क्या इसका कारण है? लाइट का नेचर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है तो इसका जो लाइट यानी जो किरण का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इसका स्पीड भी चेंज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसीलिए किसी पेंसिल को जब हम किसी वाटर के बाल, क्वेश्चन इस तरह से जाता है, तो पेंसिल ही नहीं कुछ भी रखिए, यहाँ पर लकड़ी रख दीजिए, कोई पैना रख दीजिए, या लोहे का छड़ रख दीजिए। तो क्वेश्चन आता है कि किसी लोहे के छड़ को जब पानी से भरे हुए बाल्टी में रखते हैं तो पानी के सतह से मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या? एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। जब लाइट की किरणें यानी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका गति यानी चाल यानी स्पीड चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है? उसका दिशा भी चेंज हो जाता है। इसी कारण से जो पेंसिल है पानी के सतह पे मुड़ा हुआ दिखाई देता है। समझ गए? तो ये चीज आप खुद से इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये खुद से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, इसे सच में होता है, एकदम रियल में होता है। देख रहे हैं यहाँ से लग रहा है कि बेंड किया हुआ है।
आप पानी में अपना जो नदी पोखर में अपना नहाए होंगे तो पानी अपना पैर रख के देखिएगा थोड़ा साइड से एंगल से। एक और चीज, जैसे पानी का बोतल है, इसमें डायरेक्ट सीधा रख दिए कोई चीज पेंसिल तो आपको टेढ़ा दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण हमेशा टेढ़ा ही रखना है। टेढ़ा रखिएगा, टेढ़ा देखिएगा, तभी आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। आइए, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए वाटर है, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? एयर है। एक माध्यम क्या है? इसको माध्यम वन मान लीजिए। ये क्या है? माध्यम टू है। तो पानी से थोड़ा सा ऊपर क्या है? पेंसिल है। तो एक्चुअल पेंसिल ई है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? ई दे रहा है। तो इससे क्या होता है? इसका और भी एग्जाम्पल है, इसे देख लीजिए। जो ग्लास लीजिए, जो शीशा होता है और नीचे कुछ लिखा होता है, पैम्पलेट होता है, उसके ऊपर हम स्लैब को रख देते हैं, शीशा के स्लैब को रख देते हैं, तो क्या होता है? वो जो लिखा हुआ अक्षर होता है, खासकर ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, हल्का उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में उठा हुआ दिखाई नहीं देता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और जब आप किसी नदी वदी में जाइएगा, तालाब में जाइएगा, तो जो उसका जो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो क्या बोलते हैं उसके तल जो बोलते हैं नदी का, जब पानी फ्रेश होगा तब देखिएगा हल्का ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब आप घुसिएगा तब पानी उसमें गहरा होगा। तो इसी के कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हल्का तल भी ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। और इसी के कारण देखिए यहाँ पेंसिल क्या है? पेंसिल हल्का ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है? यहाँ है। तो इसको आप कोशिश कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट बाल्टी लीजिए, यानी पारदर्शी बाल्टी लीजिए, जिसमें पानी रखिए और सिक्का को रख दीजिए, और हाथ घुसाइए, उस सिक्का को उठाने की कोशिश कीजिए और साइड से देखिए। आप देखिए कि आपका हाथ उस सिक्का पर नहीं पहुंच पाएगा, लेफ्ट या राइट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका, आप देख पाइए कि हाथ आपका गया लेफ्ट साइड में, लेकिन क्या वो पहुंच जा रहा है हाथ राइट साइड में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप खुद से अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? यही होता है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका कारण क्या होता है हम बता दिए। प्रकाश की गति हर माध्यम में अलग अलग होती है, ये बात समझ गए। सबसे ज्यादा प्रकाश की गति कहाँ होता है? वैक्यूम में होता है, उसके बाद एयर में होता है, उसके बाद जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाता है मटेरियल का, माध्यम का, स्पीड प्रकाश का घटते जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम के कारण यानी गति होता है। प्रकाश की गति हर माध्यम में अलग अलग होता है। वायु में गति सबसे अधिक, और कांच पानी जैसे घने यानी डेंसर जिसे बोलते हैं, ये सघन भी बोलते हैं इसको, यानी इसका डेंसिटी ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो, वाले माध्यम में गति कम हो जाती है। यानी जो हवा में जो गति है, हवा की जो गति है, उसको क्या मानते हैं? उसको जनरली मानते हैं कि वैक्यूम के बराबर ही है। तो हवा में जो, वायु में जो स्पीड होता है प्रकाश का, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम निर्वात के स्पीड के लगभग बराबर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? लगभग बराबर मानते हैं। कितना होता है ये? 3 × 10⁸ यानी किलोमीटर में तो चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा ये? 3 लाख किलोमीटर हो जाता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करता है। और जो सूरज से जो लाइट निकलता है उसको धरती पे आने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8.2 सेकेंड लगता है। लगभग कितना दूरी है? लगभग माना जाता है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे क्या है मेरा? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य है। तो वहां से आने में कितना टाइम लगता है? 8 सेकेंड लगता है। आठ तिरका, यदि 8 सेकेंड लगता है, और 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर होता है, 8 तिरका 24, यानी 2 करोड़, यानी 24 लाख किलोमीटर दूरी है। तो 15 करोड़ किलोमीटर कैसे होगा? लेट मी चेक, सॉरी, लेट मी कंफर्म वंस।
या मैं सही था। कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस है मेरा 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास लगता है। कहीं 24 भी मिल जाएगा, कहीं 8 मिनट भी मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, बता दिए इस चीज को। अब देखिए, इस गति परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण की दिशा बदल जाती है। इसका कारण क्या हुआ? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का कारण क्या होता है? प्रकाश की गति हर माध्यम में अलग अलग होता है, और जब इसका गति चेंज होता है तो प्रकाश की दिशा भी बदल जाता है। इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है, या इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए जानते हैं आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, मतलब पारदर्शी मतलब क्या, जिसके आर पार दिखा जा सके, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी गति दिशा दोनों बदल जाती है। यह परिवर्तन निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इन्हीं को अपवर्तन के नियम कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इनकी दिशा और इनकी चाल दोनों बदलती है, और एक खास लॉ का फॉलो करते हैं। ठीक है। ये निश्चित नियम के अनुसार इनमें बदलाव आता है। क्या चीज का? स्पीड का। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने हैं? दो हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो क्या क्या हो गया? आपतित किरण, शॉर्ट टर्म ध्यान रखिएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। आसान भाषा में देखिए, यहां से आपको समझा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा कोई ये माध्यम वन है। क्या है? माध्यम क्या बोलते हैं? मीडियम भी बोलते हैं। माध्यम वन हो गया, ये क्या हो गया? माध्यम टू हो गया। अब ध्यान दीजिए, माध्यम वन और माध्यम टू का ये क्या है? बाउंड्री है। ठीक है, यानी अलग कर रहा है। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी का कहीं तो सतह होगा, तब प्रकाश घुस रहा है। तो ये जो एक माध्यम में जो किरण आ रही, जो ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब देखिए, इसके बाद जो पानी में घुस के जो आगे बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तन के बाद। ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? ये जो ओ पॉइंट है, ओ को क्या बोलेंगे? ओ को बोलेंगे आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर क्या कीजिए? एक लंब खींच दीजिए। तो ये जो एन है और एन डैश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये जो डॉट डॉट वाला जो लाइन है, जो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पे यानी एक ही तल पे होता है। तो देखिए, आपतित किरण मतलब क्या? ए ओ मेरा क्या है? आपतित किरण है। ए यानी ए वाला, ओ यानी यहाँ तक क्या है? आपतित किरण है। अपवर्तित किरण क्या होगा? ओ से लेकर बी तक, ये क्या है? मेरा अपवर्तित किरण है, ओ बी। और आपतन बिंदु मेरा क्या है? ओ है। ओ मेरा क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। और एन एंडेस क्या है मेरा? एन एंडेस, एन एंडेस मेरा अभिलंब है। तो क्या हो गया, समझ के यहाँ से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। इसी तरह से क्या नियम था? इसी तरह से आप पढ़े थे, पहला नियम किसका? प्रकाश के परावर्तन का था। उसमें क्या था? उसमें था, ई हो गया आपतित किरण, ई है परावर्तित किरण, और ये क्या है? ई है अभिलंब। ठीक है। ये था दर्पण में। तो क्या फर्क हो गया? आपतित किरण इसमें भी है, लंब इसमें भी है, आपतन बिंदु इसमें भी है। जस्ट फर्क है इसका, इसमें जो दर्पण था उसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते थे परावर्तित किरण, यानी परावर्तन के बाद। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं अपवर्तित किरण। बस इतना ही फर्क है।
आइए चलते हैं दूसरा नियम पे। दूसरा नियम को क्या बोलते हैं? जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, स्नेल्स लॉ। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए स्नेल्स लॉ मतलब क्या? एक डच वैज्ञानिक विल्बुर्ड स्नेल ने 1621 में एक गणितीय नियम दिया जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। ध्यान दीजिए क्या दिया था वो। देखिए माध्यम वन है वायु, या माध्यम टू है कांच। तो ये क्या है? ये वो आपतित किरण है, और ओ बी क्या है? अपवर्तित किरण है। तो लंब क्या है? एन एन डैश। दोनों के बीच में जो एंगल बना वो क्या है? यही मेरा आई है। और ओ एन डैश ओ बी क्या है? ये मेरा आर है। इसको क्या बोलते हैं? तो आई को बोलते हैं आपतन कोण, और आर को बोलते हैं क्या? आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। और जो इसका दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। देख रहे हैं यहाँ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो? स्थिरांक होता है। यानी इसको क्या एन से भी लिखते हैं, एन टू वन। ठीक है। यानी दूसरे माध्यम का, यानी जो माध्यम दूसरा है माध्यम वन है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की तुलना में क्या स्थिरांक, इसको है ना, यह स्थिरांक दोनों माध्यमों पर निर्भर करता है। इसे सापेक्ष अपवर्तांक भी कहते हैं। तो अपवर्तांक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष अपवर्तांक यानी माध्यम टू का पहला माध्यम के रिस्पेक्ट में अपवर्तांक, इसका बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तांक बोलते हैं। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। थोड़ा सा इसको अपना से ड्रॉ करके आपको हम बता दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए क्या है, अब एग्जाम में ड्रॉ कैसे कीजिएगा? इसको माध्यम वन मान लीजिए, माध्यम वन। इसको क्या मान लीजिए? माध्यम टू मान लीजिए, माध्यम टू। माध्यम टू कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं पानी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए ये मेरा एक किरण आया यहाँ पे, क्या हो जाएगा? आपतित किरण। और यहाँ पे एक लंब तो होगा ही, और जैसे ही पानी में घुसेगा तो क्या हो जाएगा? सोचिए, जैसे ही पानी में घुसेगा तो ये थोड़ा लंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। यानी ए ओ, इसको बी मान लीजिए। यहाँ पे एन एन डैश क्या है? एन एन डैश लंब है। तो लंब और जो आपतित किरण के बीच में एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपतन कोण। अब देखिए ये लंब है, लंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपवर्तित कोण। ठीक है, आई आर। और इस दोनों का जो रेशियो होता है साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है। इसको एन वन टू वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यानी इसको क्या लिखते हैं? माध्यम टू का माध्यम वन के तुलना में क्या? माध्यम टू का माध्यम वन के तुलना में क्या? अपवर्तांक। ठीक है, तो अपवर्तांक को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इतना समझिए कि दो लो होता है। पहला स्नेल्स लो, पहला तो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में। दूसरा हो गया कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए स्थिर होता है, स्थिरांक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सापेक्ष अपवर्तांक भी बोलते हैं। अब आइए दूसरा को, जो आपको जो एग्जाम में जो आपको स्टेटमेंट जो दिया है इसमें आपके बुक में एनसीईआरटी में, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल्स का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। देखिए, यदि आई आपतन कोण हो तथा आर अपवर्तन कोण हो तब साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? एन टू वन। क्या बोलते हैं? एन टू वन। या तो आप इस भाषा में लिखिए, हम तो चाहेंगे कि आप आसान भाषा में लिखिए। प्रकाश का निश्चित रंग, यानी प्रकाश में 7 रंग होता है, तो सातों रंग के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा अपवर्तित कोण। समझे?
वो अलग अलग एंगल से मूव करेगा, क्योंकि सब अलग अलग तरह से मूव करते हैं, क्योंकि सबका जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए निश्चित रंग का बात किया गया है। और दो माध्यमों के बीच में क्या होगा कि हमेशा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बात सही भी है। देखिए दूसरा नियम को आप ऐसे आसान भाषा में लिख सकते हैं, किसी विशेष दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। साइन आई बाई साइन आर, यानी कांस्टेंट हम लिख दिए, यहाँ पे स्थिरांक लिख दिए। स्थिरांक और कांस्टेंट क्या है, इंग्लिश टर्म है जस्ट। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू n/1, जहाँ आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण, n/1 क्या है सापेक्ष अपवर्तांक है, यानी माध्यम टू का अपवर्तांक माध्यम वन की तुलना में। अपवर्तांक क्या है जानेंगे, पहले आप दोनों नियम को याद कर लें, ये नेक्स्ट में चलते हैं। अब जानिए, अब आ गया जो आप ढूंढ रहे थे, सापेक्ष अपवर्तांक क्या है। यदि प्रकाश माध्यम वन जैसे हवा, जैसे मान लीजिए माध्यम वन है हवा, माध्यम टू जैसे पानी में जा रहा हो माध्यम टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर क्या लिखेंगे n/1, समझ गए। n/1 इक्वल टू क्या है माध्यम टू का अपवर्तांक माध्यम वन की तुलना में, इसी का बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तांक। सापेक्ष मतलब क्या है, रिलेटिव बात हो रहा है, एक दूसरे की तुलना में बात किया जा रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि n1 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, n2 है इसका मतलब हो गया माध्यम वन का अपवर्तांक, माध्यम वन का अपवर्तांक माध्यम टू के तुलना में, तुलना में। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्पीड से भी लिखते हैं, स्पीड से लिखते हैं। आगे हम उसको देखेंगे कैसे, कि इसमें स्पीड v1 है और इसमें v2 है, तो क्या लिख देंगे मेरा n/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 भाई v2। ठीक है, और n12 क्या होगा n12 हो जाएगा v2 बाई v1, जस्ट उल्टा, यानी वन का दूसरा के तुलना में। तो ये भी आपको याद रखना है, सापेक्ष का मतलब समझ गए कि एक दूसरे के तुलना में। नेक्स्ट में चलते हैं। अब अपवर्तन का कारण पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे होता क्या क्या है पहले देखिए। अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो जानते हैं। पहला देख लीजिए, इसे समझना है डिटेल में आपको। जब प्रकाश विरल माध्यम से, यानी कम घनत्व वाले माध्यम से, जैसे हवा से, दिखा है जैसे हवा से, सघन माध्यम जैसे पानी या कांच, घनत्व तो ज्यादा ही है हवा से, कांच और पानी का, में जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा। कहाँ मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यानी हवा में ट्रेवल कर रहा है, समझ गया। हवा से वो कहाँ घुस रहा है, वो पानी में घुस रहा है। तो पानी क्या है, पानी जो है सघन माध्यम है हवा से, यानी इसमें डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा उसमें उसका स्पीड कम हो जाएगा पानी में, और साथ में क्या होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ बताया गया है, ये है मेरा आपतित किरण, ठीक है, ये है मेरा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, इसी को अभिलंब बोलते हैं ना इसको। तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो ई वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, नहीं थीटा होगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ आर देखिए थीटा से कम है ना, आर क्या है लेस देन थीटा। तो आर के जगह पे क्या लिख देंगे हम, आई लिख देंगे। तो आई क्या लिख देंगे, आई लेस देन थीटा, आई लेस देन थीटा। और थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए, थीटा की जगह पे आई रख दीजिए, थीटा की जगह पे आई, आर लेस देन थीटा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, आई इक्वल टू थीटा है, ठीक है। और जो आर है, आर देख ही रहे हैं, आर इतना है और थीटा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जो आर है छोटा है थीटा से, ठीक है। तो थीटा की जगह पे आई रख दीजिए, तो आर लेस देन क्या हो जाएगा, आर लेस देन आई हो जाएगा। यानी जो अपवर्तित कोण है वो छोटा है किससे, आपतित कोण से। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सघन माध्यम में घुसेगा तो उसका एंगल छोटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए
ई है आपतित किरण। अब दूसरा के लिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, वो अविलंब से दूर मुड़ जाता है, जैसे पानी से हवा में घुसे, पॉसिबल है, क्यों नहीं। जैसे देख लिया, ई है मेरा आपतित किरण है, ई हो गया परावर्तित किरण, ई मेरा अभिलंब है, देख रहे हैं अभिलंब से कहाँ भागा है, दूर भागा है, इसको यहाँ तक यहाँ आना चाहिए, क्या ई वाला लाइन पे आना चाहिए, लेकिन ये दूर भागा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो आर है क्या हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, यानी आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। जो अपवर्तित कोण है आपतन कोण से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, इसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर भागता है। इस चीज को ध्यान देना है कि कब अभिलंब के पास आता है, कब अभिलंब से दूर जाता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम दोनों एग्जाम्पल लिए थे। अब देखिए अपवर्तांक क्या है। अपवर्तांक तो हम बताए थे, सापेक्ष अपवर्तांक आपको हम पढ़ा दिए हैं। सापेक्ष अपवर्तांक यानी रिलेटिव, ये तो आप जानते हैं, बता दिए आपको, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर दें डिटेल में। परिभाषा क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है, तो जानते हैं हम लोग किसी माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति की तुलना में कितनी कम हो जाती है, इस माप की उस माध्यम का अपवर्तांक कहलाता है। समझ गए ना, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया गया तो उसका निर्वात के जो तुलना में जो इसका स्पीड है वो कितना चेंज हुआ, इसी के स्टडी को, इसको तुलना को क्या बोलते हैं, हम अपवर्तांक बोलते हैं। देखिए पहला क्या है, सापेक्ष अपवर्तांक, तो जानते हैं आप सापेक्ष अपवर्तांक बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बोलता है, वह राशि जो बताती है कि किसी एक माध्यम से प्रकाश की गति की तुलना में दूसरे माध्यम प्रकाश की गति कितना बदलाव होता है, यानी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम माध्यम में जब प्रकाश की किरणें गई तो कितना उसके स्पीड में चेंज आया, इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्ष बोलते हैं। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बताए थे पहले भी आपको। जब प्रकाश एक माध्यम यानी माध्यम 1, इसको माध्यम 1 मान लीजिए, दूसरे माध्यम यानी माध्यम 2, इसको माध्यम 2 मान लीजिए, में जाता है तब n/1 यानी सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको ही बोलते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बाई साइन, अब तो जानते थे हम लोग, v1/v2 होता है। तो n/1 क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की तुलना में। v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अब v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब ध्यान दीजिएगा, जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इसको ऐसे लिखते हैं, n/1 क्या होता है, v1/v2 होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं n/1 को क्या, साइन आई बाई साइन आर, ये तो आप जानते ही हैं आप, साइन आर। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, इसी चीज को यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली हम लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 2/1 तो हो गया, लेकिन n/12 क्या होगा, n/12 क्या होगा, तो v1/v2 था, ये हो जाएगा v2/v1 हो जाएगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए अलग तरह से आपको एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज आप समझ गए, सापेक्ष अपवर्तनांक निकलता कैसे है, तब माध्यम सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के तुलना में, तो क्या करेंगे, v/v तो होगा, स्पीड होगा ही, यानी प्रकाश की चाल दोनों माध्यम में। तो जैसे ही 2 का बात हो तो 2 नीचे रहेगा, 1 यानी 1 ऊपर चल जाएगा। n/12 का बात हो तो क्या होगा, 1 हमेशा क्या रहेगा, v तो रहेगा, ये 1 नीचे रहेगा, 2 हमेशा ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक को, किसको, सापेक्ष अपवर्तनांक को। v क्या है, v1/v2 स्पीड है मीडियम 1 मीडियम 2 में, सापेक्ष अपवर्तनांक। डिटेल में देखिए, इसको थोड़ा सा आपके किताब के भाषा में लिख दिए हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, तो क्या n/2 क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या, v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या, v2, वही यहाँ पे क्या आ गया, n/1 इक्वल टू क्या आ गया, v/v कर दीजिए।
यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नीचे कर देंगे 1, यानी माध्यम 2 में प्रकाश का अपवर्तांक 1 की तुलना में। इसी तरह क्या है 1 2 है तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बाई माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, V2/V1 हो गया, यानी N2 क्या लिख सकते हैं हम V/V, 1 है पहले तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको वही क्या होता है, इस साइन आई बाई साइन आर होगा, ये तो होगा ही, आप जानते हैं। अब इसको भी साइन आई साइन आर के फॉर्म में जोड़ना है तो क्या कीजिएगा, इसको तो पहले यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ तक लाइए, अब यहाँ पे क्या कीजिए अभिलंब खींच दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर नीचे हवा है, नीचे क्या है वायु है, तो वायु में क्या होगा, ये दूर भागेगा, अभिलंब से भागेगा, इसको आना चाहिए कहाँ पे यहाँ पे, लेकिन भाग गया दूर। अब मान लेते हैं क्या है, इसको मान लीजिए I2, इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए R2, समझ गए? एक किरण गया यहाँ से आ ही रहा था, जैसे क्या लिख देंगे इसको, इसको हम लिख देंगे साइन I2 बाई साइन R2। ठीक है, तब जाके N1 और 2 का यहाँ से निकलेगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सापेक्ष अपवर्तांक। अब देखिए निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तांक का मतलब क्या होता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तांक सीधे निर्वात की तुलना में किया जाए तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तांक कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है C/V। यदि कोई अपवर्तांक बोले तो निरपेक्ष अपवर्तांक भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपवर्तांक बोलते हैं। यानी जो भी आप पढ़िएगा अपवर्तांक आप यही पढ़िएगा, निरपेक्ष ही पढ़िएगा। पहला उसमें क्या रहेगा वायु रहेगा, यानी निर्यात रहेगा, कभी वायु को भी निर्यात के बराबर ही मानते हैं। ठीक है, तो यानी निर्यात में जो लाइट का स्पीड होगा उसके तुलना में मीडियम के जो आपका जो माध्यम होगा उसका हम जब अपवर्तांक निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तांक। देख लीजिए पहला क्या है माध्यम 1 में क्या है, इसमें वायु है तो इसका स्पीड क्या होगा c होगा, और निचला क्या होगा, निचला मान लेते हैं v होगा, यानी माध्यम में स्पीड मान लीजिए। आइए निर्वात में क्या है प्रकाश की चाल कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमको बताए भी हैं 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अभी क्या उस माध्यम प्रकाश की चाल यानी माध्यम 2 कांच है प्रकाश की चाल। उदाहरण देख लीजिए पानी में कितना होता है n 1.133 होता है, कांच में कितना होता है n इक्वल टू 1.5 होता है, हीरा कितना होता है 2.42 होता है। इसका मतलब एक प्रकाश की गति पानी में निर्वात की तुलना में इतना गुना धीमी हो गई है, समझ गए? यानी n इक्वल टू इतना आया 1.13 आया, इसका मतलब क्या हो गया कि n.1.33 गुना क्या होगा उस प्रकाश के चाल कम हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कांच में कितना हो जाता है अपवर्तांक 1.5 का, तो इसका मतलब क्या है इसका स्पीड जो है प्रकाश का 1.5% 1.5 गुना क्या हो गया कम हो गया है। अब देखिए हीरा में सबसे ज्यादा होता है अपवर्तांक, यानी हीरा में जो लाइट का स्पीड होता है सबसे कम हो जाता है सारे माध्यमों की तुलना में, इसीलिए हीरा ज्यादा चमकता है क्योंकि वो ज्यादा मुड़ता है, समझे? ज्यादा अभिलंब की ओर मुड़ेगा क्योंकि अपवर्तांक उसका ज्यादा है, ज्यादा चमकता है इसी कारण से। अब व्याख्या समझ लेते हैं, एन जो है हमेशा कभी भी क्या आएगा 1 से छोटा नहीं आएगा ना बराबर भी आएगा। एन इक्वल टू क्या होता है C/V, और सी क्या है प्रकाश की चाल है, यहाँ पे सी क्या है प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल यानी स्पीड। अब भी क्या है माध्यम में, उस माध्यम में जिसका हम अपवर्तांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में ये क्या है प्रकाश की चाल तो निर्वात में है, किसमें है निर्वात में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं बताएं, एन ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या है उस माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात से कम है। जितना अधिक अपवर्तांक होगा प्रकाश उतना ही धीमा चलेगा और उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। मुड़ेगा मतलब क्या होगा, मुड़ेगा मतलब यहाँ से गया और एकदम ऐसे मुड़ गया, मतलब कहाँ मुड़ गया अविलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगा, ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा, इसको जाना चाहिए ऐसे लेकिन मुड़ गया ऐसे, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर।
ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, 2.42 होने के कारण वह बहुत चमकता है, आपको बता ही दिए हैं। अब आइए, अब तुलना देख लेते हैं, अब्सोल्यूट और रिलेटिव में संबंध क्या होती है, आपको पढ़ना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं कि आगे आपको हेल्प आएगा। अब्सोल्यूट मतलब क्या, निरपेक्ष। रिलेटिव मतलब सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तांक में और सापेक्ष अपवर्तांक में संबंध क्या होता है। अब देखिए, कोई माध्यम है V1, कोई माध्यम है जिसका स्पीड क्या है, चाल प्रकाश चाल क्या है V1 है, एक माध्यम उसमें चाल क्या है V2 है। तो अब्सोल्यूट निरपेक्ष निकालने C हो जाएगा C/V1 C/V2, और इसका रिलेटिव निकालना हो 2 का, तो क्या करें, जस्ट N2/A1 कर दीजिए, ठीक है। यानी किसी माध्यम में आपको सापेक्ष अपवर्तांक निकालना है तो दोनों माध्यम का क्या कीजिए, निरपेक्ष अपवर्तांक का रेशियो निकाल दीजिए, वही सापेक्ष अपवर्तांक होगा। इसी तरह N21 क्या हो जाएगा, N1/N2 हो जाएगा, समझ गए। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सापेक्ष अपवर्तांक हमेशा दो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अनुपात होता है। इतने आगे क्या है, आगे प्रश्न है, इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ मेरा अपवर्तांक जो होता है, यानी अपवर्तन जो होता है समाप्त होता है। अब थोड़ा यहाँ से हम तुलना कर देते हैं आपका किसका, परावर्तन से और अपवर्तन से। देखिए, पहला क्या था, नियम। इसमें भी दो नियम होते हैं, इसमें भी दो नियम होते हैं, जानते हैं हम लोग क्या। तो नियम क्या होता है, इससे पहला नियम क्या था, पहला नियम था इसमें आपतित किरण, और क्या था, परावर्तित किरण, और क्या, अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पे ऑब्वियसली, लेकिन शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, एक ही तल में होते हैं। तुलना से आपको याद करने में आसानी रहती है कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसमें भी कितना है, इसमें भी दो नियम है, अपवर्तन में भी कितना नियम है, दो नियम है। पहला क्या होता है, इसमें भी सेम होता है आपतित किरण, और क्या होता है, परावर्तित किरण के जगह पे इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपवर्तित किरण, बस यही अंतर होता है। परावर्तित की जगह पे क्या लिख दीजिए, अपवर्तित लिख दीजिए, यानी अपवर्तित किरण। तथा क्या हो जाएगा, इसमें भी अभिलंब होता है, यानी आपतन बिंदु पे अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से मुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा अभिलंब हो गया, ये मेरा ओ क्या होगा, आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो जाएगा मेरा I, ये हो जाएगा R, समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है साइन I/sin R, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है, स्थिरांक इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। देखिए, तो ये माध्यम है, माध्यम दूसरा है और ऊपर वाला माध्यम दूसरा है, तो यहाँ आया, यहाँ पे पूरा मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया मेरा लंब, एन एंडेस क्या होगा, लंब होगा मेरा, एन एंडेस क्या होगा, लंब होगा, ओ होगा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा, ये होगा आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोल रहे हैं क्या, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। यही डिफरेंस होता है दोनों लॉ में, ठीक है, परावर्तन के और अपवर्तन के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण जो दिया हुआ है, उदाहरण नहीं एक प्रश्न दिया हुआ है, तो इस परावर्तन के जो अपवर्तन के जो प्रश्न है इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है।
बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।